अभी तक हम लोगों ने सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट पूरा स्टडी कर लिया है। सर्कुलर मोशन के सारे बेसिक्स हमारे अभी तक क्लियर हो गए हैं। पिछले वीडियोस में हमने सारी चीज़ें देख ली थी। फिर उसके बाद में हमने रोटेशन डायनामिक्स के बारे में स्टडी किया, तो रोटेशन मोशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आई होप कि अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे। ये मेरी आपसे ख़ास रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि आप प्लीज़ वीडियोस को प्रॉपरली देखिए, क्योंकि हम ये सब समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट लॉकडाउन को एक्सटेंड करती जा रही है और हमारा जो जोन है वो अभी भी रेड जोन ही है और फिलहाल हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और हम बड़ी मेहनत से और बड़ी मुश्किल से जो है आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। हमारे लिए वीडियोस बनाना बहुत मेहनत का काम है, बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। घर से बाहर आना, फिर उसके बाद में वीडियोस बनाना। अगर हम ये कर रहे हैं तो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इवन अगर मान लीजिए कि लॉकडाउन और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है और क्लासेस को ओपन होते होते और अगर 1-2 मंथ चले जाएंगे तो इतने बड़े पोर्शन को कंप्लीट कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। और कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर वो लॉयल है, ईमानदारी से अगर वो चीज़ों को कंप्लीट कराता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो सारी चीज़ों को उस तरीके से करा पाएगा जैसे वो इससे पहले सालों में करा सकता था। आप सब जानते हैं कि नॉर्मली 12 साइंस की प्रिपरेशन दिसंबर के मंथ से शुरू हो जाती थी, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट्स की टेक्स्ट बुक्स नहीं आई थी, इस वजह से हमें उसको लेट करना पड़ा। फिर उसके बाद में चल के ये लॉकडाउन आ गया, जिसकी वजह से तकरीबन अभी मई का मंथ आ गया है और आज हम जो इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसमें भी हम लॉकडाउन में ही हैं। अब ये नहीं जानते हम ये कब तक लॉकडाउन रहेगा और कितना ज़्यादा एक्सटेंड होगा। समझदार स्टूडेंट्स वही होंगे जो पहले से ही अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे और अपने इस टाइम को प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे। अगर उन्होंने ज़रा भी इसके लिए कोताही बरती तो बाद में चल के इसको कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी हमारे लिए आपको एक सिंपल बात बता दूं, ये जो वीडियो हम बनाते हैं आपके लिए, ये वीडियो हमारे लिए बहुत मुश्किल से जो है वो उसको तैयार करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये घर में बना नहीं सकते, इसलिए हमें यहाँ पर क्लासेस आना पड़ता है। क्लासेस के अंदर पूरा सेटअप लगाना पड़ता है। वीडियोस को एक आधे घंटे के वीडियो को बनाने के लिए 2-2 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद में उसका जो है एडिटिंग करना, उसके बाद उसकी रेंडरिंग करना, उसको फिर अपलोड करना, एक काफ़ी मेहनत का काम है और फिर आप तक उस बात को पहुँचाना। और इस चीज़ के लिए हम आपसे किसी भी टाइप का जो है वो चार्ज नहीं ले रहे हैं। अब अगर इतना कुछ अगर हम हमारी तरफ से कर रहे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि इस चीज़ को प्लीज़ जो है आप देखिए। और अगर कोई स्टूडेंट इसके लिए सीरियसली नहीं होता है तो बाद में चल के फिर उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। तो बेटर ये होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और धीरे धीरे करके अपने पोर्शन को आगे बढ़ाते जाएं। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम लोगों ने रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर सर्कुलर मोशन की पूरी स्टडी कर ली है। रोटेशनल डायनामिक्स के सारे पार्ट्स को कवर कर लिया है। जो उसका आखिरी सेक्शन था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो भी हमने कवर कर लिया है। अब हमारा एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है और वो एक छोटा सा सेक्शन है जिसको डिस्कस करना बाकी रह गया है और वो है रोलिंग मोशन के बारे में। अब रोलिंग मोशन होता क्या है, और ये बहुत कॉमन मोशन है जो हमने देखा होगा। गाड़ियों के जो व्हील्स होते हैं वो घूमते भी रहते हैं और आगे भी बढ़ते होते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मोशन है जिसमें 2 टाइप के मोशन मिले हुए हैं। इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी है जो सीधा सीधा चल रहा है बॉडी और दूसरा रोटेशनल मोशन भी है। तो ऐसे मोशन को जिसके अंदर ट्रांसलेशन भी हो रहा है और जो है वो रोटेशन भी हो रहा है, इसे कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन या फिर रोलिंग मोशन कहते हैं। तो हम रोलिंग मोशन को एक सिंपल वे में अगर क्लासीफाई करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इसको ये 2 टाइप के मोशन का कॉम्बिनेशन है। उसमें एक लीनियर मोशन है और एक सर्कुलर मोशन है। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, जैसे हमने रोटेशन मोशन जब स्टार्ट किया था तो हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की थी कि रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती है, और वो हमने कैलकुलेट करके पता लगा ली थी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो थी वो थी ½ I ω²। ओके, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी तो हम जानते ही हैं कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। अब हमें क्या सोचना है कि अगर कोई बॉडी रोलिंग मोशन कर रहा है तो रोलिंग मोशन करने वाली बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो जब उसके पास 2 मोशन है और दोनों मोशन को कंबाइन होकर एक मोशन बन रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी 2 काइनेटिक एनर्जी होगी। एक काइनेटिक एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, दूसरी होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन।
तो अगर मैं उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहूंगा तो वो होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। दोनों के फॉर्मूलेस हमारे पास हैं, ट्रांसलेशन का हाफ mv² है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हाफ I ओमेगा²। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। आपने पढ़ा होगा जो रेडियस ऑफ जायरेशन, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो रेडियस ऑफ जायरेशन के अंदर हमने I mk² का फॉर्मूला लिया था। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, I की जगह mk² लिख देते हैं, where k is the radius of gyration। और सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था b r ओमेगा रहता है। इसका मतलब हम ओमेगा की जगह v/r लिख सकते हैं। ये हम क्यों लिख रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा। सो हम यहाँ पर I की जगह mk² लिख देते हैं और ओमेगा की जगह v/r। सो नाउ दिस विल बिकम m v का स्क्वायर v स्क्वायर, सो m हाफ mv² इधर भी है, हाफ mv² इधर भी है, सो कॉमन आ जाएगा। यहाँ हमारे पास बचेगा 1 बिकॉज यहाँ से हमने पूरा टर्म उठा लिया है, हाफ mv² बाहर ले लिया है, तो हमारे पास बचा कितना 1 ब्रैकेट में, और यहाँ से हाफ m और v² ले लिया तो यहाँ से k² और r² बचा। तो ये हो जाएगा हाफ mv² 1 प्लस k²/r²। तो अब हमें तीन फॉर्मूलेस अच्छे से याद रखने हैं और वो काफी ज्यादा जो है वो फोनेटिक हैं और आसानी से याद हो सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला अगर हमें याद रखना है तो ये हाफ mv² होगा ट्रांसलेशन का। तो इसे हम अगर मॉडिफाई करना चाहें तो वो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। स्टार्ट ऐसे करेंगे कि अगर हमसे कोई पूछेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, इसका फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला तो है हाफ I ओमेगा², बट हम इसको याद इस तरीके से रखेंगे हाफ m v² k²/r², हाफ m v² k²/r², ये वाला जिसको हमने मॉडिफाई करके लिखा था हाफ m v² k²/r²। ओके, अगर हमसे कोई पूछेगा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, सो दैट विल बी हाफ m v² 1 प्लस k²/r²। ओके, हाफ m v² 1 प्लस k²/r²। और अगर ट्रांसलेशन पूछेगा तो वो तो हमने इससे पहले भी पढ़ा है, सबसे आसान है हाफ m v²। तो देखिए एकदम सिमिलर टाइप के फॉर्मूलेस बन रहे हैं जो याद करना आसान होंगे। This will be half mv² for translation kinetic energy, half mv² for translation kinetic energy. For rotation kinetic energy it will be half mv² k²/r², and for total kinetic energy of the rolling body it will be half mv² 1 plus k²/r²। तो सिर्फ फर्क किसका जा रहा है, अगर ट्रांसलेशन बोले तो हाफ mv², रोटेशन बोले तो हाफ mv² के साथ k²/r², अगर टोटल बोले रोलिंग बॉडी का तो हाफ mv² 1 प्लस k²/r²। सो दिस इज द पार्ट जो आपको याद रखना है रोलिंग मोशन के बारे में। अब एक बात करते हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन पर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो स्लाइड होता है, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए हमने किसी सिलेंडर को या किसी स्फीयर को रखा और बिना फिसले अगर वो रोलिंग करता हुआ जाए तो हमें उसके दो कैलकुलेशन सीखने हैं कि अगर वो प्योरली रोलिंग करता जा रहा है, स्लाइड बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, सीधा यहाँ से रोल करके यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो अगर मुझे ये पता लगाना हो कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब वो यहाँ पहुंच जाएगा, ये कैलकुलेट करना हो, और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मैं सिंपल काइनेमेटिक इक्वेशन से उसे डिराइव कर सकता हूँ। और एक बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता भी दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको बात याद भी रह जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बॉडी h हाइट पर था, जो आपका प्लेन है इंक्लाइंड एक एंगल थीटा है, वो बॉडी रोल होते होते यहाँ तक आया और उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट वाज s। अब क्या क्या चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है, देखिए अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये हाइट h है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अगर हम अप्लाई करेंगे तो अगर ये वाला फॉर्म ले लेंगे, इसका sin थीटा का फॉर्मूला लेंगे, तो sin थीटा क्या होगा बेटा इसका, इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट विल बी h अपॉन s, राइट। अपोजिट साइड इज h, हाइपोटेन्यूज इज s, तो इस समय h का एक रिलेशन मिलेगा s sin थीटा, इट विल बी s ब्रैकेट sin थीटा। अच्छा, अब क्या ध्यान में रखना है कि यहां से रोल होते होते यहां तक आया, तो यहां पर इसके पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। वो रोल होके यहाँ आया तो उसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन कौन सी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, मतलब रोल होते होते नीचे आया तो रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी लगेगा। और मैंने अभी आपको बताया था बहुत सिंपल फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, से इसको याद रखना है। तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, अब यहाँ से जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं वो देखिए कौन कौन से। सिंपली ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, ओके, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो 2 उधर चला गया तो इट विल बिकम 2gh, 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर नीचे आ गया, और b स्क्वायर था तो वो रूट में चला जाएगा, सो b का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, राइट। अब देखने में फॉर्मूला काफी बड़ा नजर आता है, और अगर मैं आपको बोलूं इसको याद रखना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। हम एक आसान तरीके से इसको सीखने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपसे बोलूं, बॉडी रोल नहीं हो रही, स्लाइड हो रही है। बॉडी क्या हो रही है? स्लाइड हो रही है। अब अगर ये बॉडी यहां से लेके यहां तक स्लाइड होती हुई जा रही है और ये एकदम स्मूथ सरफेस है, एकदम स्मूथ, तो जब मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूं कि सरफेस स्मूथ है, इसका मतलब फ्रिक्शन कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, ओके, तो फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, यहां से इसकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा? mgh, और क्योंकि स्लाइड हो रहा है तो रोलिंग का तो चांस ही नहीं रहा, मतलब उसको सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, उसका फॉर्मूला रहेगा हाफ mv स्क्वायर। अब देखो यहां से m और n कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2gh, ओके, ये 2 इधर गया तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh एंड द आंसर विल बी v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh। अब ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूले को कंपेयर करो, आपको याद हो जाएगा। अगर स्लाइड करता है तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2gh, अगर स्लाइड करता है तो कितना रहता है? अंडर रूट ऑफ 2gh, और अगर रोल करता है तो हो जाता है अंडर रूट ऑफ 2gh। तो ऊपर था, नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, तो आसानी से याद हो जाएगा। अगर हमारे पास सिर्फ स्लाइडिंग वाला पार्ट है तो स्लाइडिंग वाले केस के अंदर हम क्या कहेंगे कि वो होगा अंडर रूट ऑफ 2gh, लेकिन अगर हमारे पास रोलिंग वाला पार्ट है तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब आते हैं इसके अगले वाले पार्ट पर। अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो कितना होगा? तो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन लगा देंगे। थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन के हिसाब से 2as = v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी तो इसका 0 था। 2as, s की जगह हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, s will be equals to h upon sin थीटा, क्योंकि इस रिलेशनशिप को देखो ध्यान से, s की जगह पर अपन h upon sin थीटा भी लिख सकते हैं, ओके। यहाँ से v स्क्वायर का वैल्यू जो हमें यहाँ मिला था वो हम उठा के यहाँ लिख देते हैं। v स्क्वायर का वैल्यू कितना था? 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया कि इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो यहाँ पर मैंने 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट करना है a का वैल्यू। देखो बेटा क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें से, आप देखें तो h और h कैंसिल हो रहा है, ओके, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो 2 और 2 कैंसिल हो रहा है। अब आप क्या बचा यहाँ पर a, आप sin थीटा को यहाँ ले जाएं तो इधर जाएगा g sin थीटा, बाकी जैसा टर्म जैसा था वैसे ही रहने दो। तो ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब ये भी वैसे ही आप जैसे इधर याद रखा था वैसे याद रख सकते हैं। अगर बॉडी स्लाइड हो रही है ओके, अगर बॉडी स्लाइड हो रही है तो साइड होते वक्त हम ये जानते हैं, अगर स्मूथ सरफेस होगा s का फॉर्मूला तो h अपॉन sin थीटा रहेगा, u 0 हो जाएगा, और v स्क्वायर का फॉर्मूला हमने देखा था दैट वाज 2gh, सॉरी 2 में लिखना भूल गया था, सो इट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, अभी जो हमने यहाँ देखा। अब यहाँ पर जब हम उसको सिंपलीफाई करेंगे h कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a का फॉर्मूला आएगा g sin थीटा। अब रिलेट कीजिए बेटा, अगर स्लाइड हो रही है बॉडी तो एक्सीलरेशन होता है g sin थीटा, लेकिन अगर बॉडी रोल होती हुई जा रही है तो एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। मतलब कौन सा एक नया फैक्टर होगा जो दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा, वो ये है 1 अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब इन दोनों को देखिए बात तो क्लियर समझ में आ रही होगी कि रोलिंग मोशन के अंदर k स्क्वायर बाय r स्क्वायर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है तो 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर लगेगा, अगर एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना है तो भी 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर लगेगा। फॉर्मूला याद रखना आसान है, ये जैसे मैंने आपको बताया हाफ mv स्क्वायर
1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर टोटल के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेशन के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रोटेशन बॉडी के लिए। ओके, सो रोलिंग, टोटल एंड ट्रांसलेशन ये इधर हो गया। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक्सीलरेशन के लिए g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इन दोनों को याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि अगर स्लाइड होगी बॉडी तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2gh होता है और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला g sin थीटा होता है। बस इसी के नीचे 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का टर्म आप लिख दें तो आपको वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द रोलिंग मोशन मिल जाएगा। ये तो हो गई एक बात। और अगर इसकी डिटेल में जाएं तो हम क्या सीख सकते हैं, देखिए कि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैलकुलेट कैसे करने का, हाउ टू फाइंड आउट के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बहुत आसान है। आप क्या करें, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए I इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर जो होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर। अब ये कहां से मिला, तो आपको इस चैप्टर के अंदर लास्ट में एक टेबल दी गई है। उस टेबल के अंदर आप लोगों को सारे के सारे बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो दिए हुए हैं। तो उसमें से मैंने एक फॉर्मूला लिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर। ओके, नाउ अगर मैं I की जगह m के स्क्वायर लिखूं रेडियस ऑफ जाइरेशन वाले फॉर्मूले से, तो I इक्वल्स टू m के स्क्वायर लिखने पर हमें क्लियरली m और m कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है और k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2/5। तो समझ में आया कि ये जो वैल्यू है k स्क्वायर बाय r स्क्वायर ये निकालना बहुत आसान है। आपको करना क्या है कि एक तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में m के स्क्वायर लिखना है और एक तरफ जो उसका n टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर जो भी फॉर्मूला बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जो ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला हमें मिल जाता है, उससे कंपेयर करके k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर इस फॉर्मूला लगा के हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सारी रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट हो जाएगा, ये सारी चीजें भी कैलकुलेट हो जाएंगी। और क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं और क्या बातें इससे पता लगाई जा सकती हैं, वो भी एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, टोटल ट्रांसलेशन एनर्जी के लिए जो हमने फॉर्मूला देखा था वो हाफ mv स्क्वायर था। रोटेशन के लिए हाफ mv स्क्वायर k स्क्वायर बाय r था। टोटल एनर्जी के लिए हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अगर मैं इन तीनों का रेशियो ले लूं, ट्रांसलेशन, रोटेशन और टोटल, तो सब में से हाफ mv स्क्वायर का टर्म तो कैंसिल हो जाता है। मतलब हमारे पास ये तो पूरा कैंसिल हुआ, सो बचा 1। इधर से ये कैंसिल हुआ तो बचा k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। इधर से हाफ mv स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर बचा। सो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1:k स्क्वायर बाय r स्क्वायर एंड 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब इससे हम क्या समझ सकते हैं, हम क्या आइडिया निकाल सकते हैं, तो एक एग्जांपल से हम उसको समझते हैं। एक हॉलो स्फीयर लेते हैं। हॉलो स्फीयर का k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का रेशियो है 2/3। ओके, तो जैसे मैंने ये निकाल के बताया था वैसे हम एक हॉलो स्फीयर का भी निकाल सकते हैं। टेबल में हमारे पास एक हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उससे हम ये कैलकुलेट करके बता देंगे। सो हॉलो स्फीयर के लिए आएगा k स्क्वायर बाय r स्क्वायर 2/3। अच्छा, अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 1 तो अपनी जगह रहेगा, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की जगह 2/3। 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस 2/3 दैट इज 5/3। 1 प्लस 2/3 तो कितना हो जाएगा 5/3। सो 1 प्लस 2/3 विल बी 3 1 3 प्लस 2 5, सो इट्स 5/3। सो हमारा रेशियो आ रहा है 1:2/3 5/3। इसको और सिंपलीफाई करना हो तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 3, रेशियो को सिंपलीफाई करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 3:2:5। 3:2:5। नाउ व्हाट इज 3? तो 3 के लिए हमारे पास पहले ट्रांसलेशन था, फिर 2 हमारे लिए रोटेशन था, 5 हमारे लिए टोटल था। अब देखो इसको परसेंटेज में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं, 3 ये 3 क्या है ट्रांसलेशन, 5 क्या है टोटल, तो 3/5 into 100 comes out to be 60%। 2 क्या है रोटेशनल, 5 क्या है टोटल, 2/5 into 100 that is 40। तो आंसर आया 60% एंड 40%। बोलने का मतलब ये है कि जब कभी कोई बॉडी रोल हो रही है, अगर वो रोलिंग बॉडी हॉलो स्फीयर है तो उस हॉलो स्फीयर का जो काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी का 60% ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है और 40% रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आ रही बात? मतलब ऐसा नहीं कि सब में आधा रहता है। आपके बात याद रखनी है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि बॉडी रोल होते हुए नीचे जा रही है
आपको उसका शेप बता दिया जाए और फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से कितना परसेंट ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का है और कितना परसेंट अगर रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का है, तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ा रोल प्ले कौन करता है, k²/r² का रेशियो। तो हमने ये देखा कि k²/r² रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रोलिंग मोशन के अंदर, और इससे हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर k²/r² को कैलकुलेट करने का जो फॉर्म मैंने अभी आपको बताया वो देखिए, और फिर उसके बाद में इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कितना परसेंटेज उस बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है और कितना परसेंटेज उसके अंदर जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्दी से जल्द आपका लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो जाए और फिर हम हमारी रेगुलर क्लास के अंदर जो है इस लेक्चर्स को लेना शुरू करें। अब देखिए, ये सारा टॉपिक तो हमने पढ़ा के कंप्लीट करा दिया है, सिर्फ इसके अंदर अब न्यूमेरिकल सेक्शंस बचे हैं। अब न्यूमेरिकल्स में भी दो पार्ट्स हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स जो है वो क्वेश्चंस जब थ्योरी में आपको पढ़ा रहा था उसके दौरान आ रहे थे, जो मैंने निगलेक्ट किए क्योंकि उसको बोर्ड पे बताने पर लिखने पर काफ़ी टाइम चला जाता, इस वजह से मैंने आपको बताया नहीं है। और कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन इसके अंदर जो है वो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स में है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने थोड़ी सी कैटेगरी जो है वो बदल दी है इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी कैटेगरी डाल दी है। पहले न्यूमेरिकल्स और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ही हुआ करते थे, बट जो अब नई टेक्स्ट बुक आई है उस नई टेक्स्ट बुक का जो सीक्वेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। उसमें पहले जो है वो MCQs है, MCQs के बारे में डिस्कशन करना है, देन कम्स द क्वेश्चन आंसर पार्ट, और उसी क्वेश्चन आंसर सेक्शन के अंदर उन्होंने नीचे की तरफ जो है 8 से 10 जो है न्यूमेरिकल सेक्शन को डाल दिया है। तो मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जब तक हम किसी भी टॉपिक की थियरी को अच्छे से ना समझ जाएं तब तक उसके न्यूमेरिकल पर जाना फ़ायदेमंद नहीं होगा। अभी फ़िलहाल मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं ये नहीं समझ पाऊँगा कि आपका थियरी कितना कंप्लीट हुआ है। तो पहले आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। एक बार थियरी हमारा बहुत अच्छे से हो जाता है, सारे पार्ट्स हमको एकदम क्लियरली समझ में आ जाते हैं, तो फिर हमारे लिए आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरी एक सबसे अहम चीज़ ये भी है कि जब कभी कोई नया टेक्स्ट बुक जो है वो लॉन्च होता है तो उसके अंदर अक्सर कभी कभार मिस्टेक्स भी पाई जाती हैं, और वो मिस्टेक्स जनरली समझ में नहीं आती जब हम क्वेश्चंस को या थ्योरी को पढ़ते हैं। तो जब कभी दूसरे ऑथर्स के रेफरेंस हम लेते हैं या फिर जब उसके सॉल्यूशंस आ जाते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनमें फ्लॉज आ रही हैं। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं कि लेक्चर सीरीज के अंदर जो रोटेशनल डायनामिक्स वाला पार्ट है उसका थियरी पार्ट पूरा अभी हमने आज कंप्लीट कर लिया है। न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर सीरीज में तो नहीं रखेंगे इसको, क्योंकि इसके बाद वाली जो सीरीज है वो डिफरेंट लेक्चर्स की होगी। मे भी हो सकता है कि वो आगे के टॉपिक्स की होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की होगी, या फिर क्योंकि काफ़ी 2-3 हफ्तों से आप जो है यही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हो सकता है प्रोबेबली हम सब्जेक्ट्स थोड़े से चेंज कर दें और फिजिक्स की जगह केमिस्ट्री के लेक्चर्स रखें या बायोलॉजी के लेक्चर्स रखें। तो अभी फ़िलहाल बेटा ये ध्यान में रखिए कि हमारा फिजिक्स का रोटेशनल डायनामिक्स का थियरी पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें सारी चीज़ें कवर अप हो चुकी हैं। और लास्ट ईयर का जो सिलेबस था उसमें ये 2 अलग अलग चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर मोशन एंड देन चैप्टर नंबर 3 रोटेशनल मोशन, लेकिन अब इन्होंने इसको कंबाइन कर दिया है। तो ये आप समझिए कि हमारे पिछले साल के 2 चैप्टर्स कवर हुए हैं, एक चैप्टर नहीं। अब इस साल ये एक चैप्टर हो चुका है, तो नियर अबाउट हमेशा कुछ ऐसे ही होता है, नया सिलेबस आता है तो उसके अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड अप हो जाती हैं और फिर क्लब अप हो जाती हैं। तो इस साल जो है अभी कह सकते हैं कि हमने ये जो लॉकडाउन हुआ है इसके अंदर अगर हम लास्ट ईयर के सिलेबस के हिसाब से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर के सिलेबस के हिसाब से हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर इस साल का अंदाज़ा लिया जाए तो वो एक चैप्टर ही हुआ है। सो वो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर था, काफ़ी कुछ इसके अंदर जो है वो हमें पता चला। अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो लास्ट ईयर में हमने स्टडी की थी वो हमें लेके आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं हम। तो डोंट वरी, वो सारी चीज़ें हम उसको लेके आएंगे और फिर उसके बाद आपके सामने रखेंगे।
सो होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि आपको ये टॉपिक जो है वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाए, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसके अंदर मैं आसानी आपके लिए पैदा करूं ताकि आपको चीज़ इजीली समझ में आ जाए। लेट्स होप। अब आगे आपके ऊपर है कि आप उसको कितना सीरियसली फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट जो सीरीज होगी वो इंशाल्लाह दूसरे सब्जेक्ट्स की होगी। अस्सलाम वालेकुम।